नमस्कार दोस्तों, बीनराज क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन एवं स्वागत। मैं निखिल कुमार। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के तहत अपन ने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, रेडॉक्स अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया आदि अभिक्रियाओं के तहत अपने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज इसी यूनिट का अगला टॉपिक है उत्प्रेरक। क्या होता है उत्प्रेरक? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके वेग को परिवर्तित कर दे। परिवर्तित से तात्पर्य उसके अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा दे या कम कर दे, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो अगला हेडिंग है उत्प्रेरक। इंग्लिश में कहते हैं कैटालिस्ट। परिभाषा: ऐसे बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या घटा दे, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे आग लग रही होती है और उसमें अपने केरोसिन डाल दें, तो केरोसिन वही उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और वो आग को ज्यादा बढ़ा देता है। और उसी प्रकार अगर अपन उस आग में पानी या अन्य अग्निरोधी पदार्थ डाल दी जाए तो वो अग्नि को कम कर देंगे, वो ही एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। इनकी परिभाषा: वे बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग, पोस्ट में लिख दीजिए, दर को परिवर्तित करें, उत्प्रेरक कहलाता है। इस उत्प्रेरक की काम करने की क्रिया विधि है, उसे उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। उत्प्रेरक की क्रिया विधि उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक शब्द है जो सर्वप्रथम बर्जिलियस ने दिया था। किसने दिया था? उत्प्रेरक शब्द बर्जिलियस ने दिया था। उत्प्रेरण है जो दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण से तात्पर्य समांगी उत्प्रेरण ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। कैसा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक व उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो। किसकी? उत्प्रेरक, अभिकारक या क्रियाकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्था से तात्पर्य यानी कि अगर क्रियाकारक है जो गैस की अवस्था में है, तो उत्प्रेरक वो अभिकारक भी गैस की अवस्था में होने चाहिए। तो वो उत्प्रेरण कौन सा होगा? समांगी उत्प्रेरण। जैसे भौतिक अवस्था समान हो। उदाहरण के लिए जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों की भौतिक अवस्था होती है जो क्या होती है? गैसीय होती है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन हो गए 2 और Cr और C, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन भी से हो गए और सल्फर हो गए 2। तो इसमें क्या है? ये एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यानी कि ये कहलाएंगे क्रियाकारक
और ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक, और ये उत्पाद। तीर के ऊपर जो लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड ये भी गैसीय अवस्था में, और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी गैसीय अवस्था में, और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैसीय अवस्था में। यानी कि क्रियाकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होने के कारण ये एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अगला है विषमांगी उदाहरण। विषमांगी उदाहरण विषमांगी उत्प्रेरण से तात्पर्य है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, उत्प्रेरक या उत्पाद तीनों में से किसी एक की भौतिक अवस्थाएं असमान हो या तीनों की अलग अलग हो तो वो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। उदाहरण के लिए अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में देख लीजिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, और इसमें जो उत्प्रेरक है वो आयरन प्रयुक्त लेते हैं, और आयरन कौन से अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। लेकिन ये नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, और अमोनिया है वो गैसीय अवस्था में। यानी कि ये क्रियाकारक और ये उत्पाद और ये उत्प्रेरक। तो इसमें क्रियाकारक व उत्पाद की तो भौतिक अवस्था समान है गैसीय अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक है जो कि ठोस आयरन है, यानी कि इसकी भौतिक अवस्था है ठोस है, जो कि क्रियाकारक उत्पाद से अलग अलग है। तो ये एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा। कौन सा? विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण। और उत्प्रेरक जो है 4 प्रकार के होते हैं। वो अपने कार्य के आधार पर उत्प्रेरक जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, और स्वतः उत्प्रेरक, और जैव उत्प्रेरक। हेडिंग डालिए धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालाइज। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी कि अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज कर दे, वह धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ये अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में प्रयुक्त आयरन, ठोस आयरन या फेरिक ऑक्साइड विधि में प्रयुक्त आयरन कौन सी? सॉलिड अवस्था में, या फेरिक ऑक्साइड ये भी सॉलिड अवस्था में। ये क्या करता है? ये जो उत्प्रेरक है आयरन या फेरिक ऑक्साइड, जो अमोनिया के निर्माण की गति को बढ़ा देता है, तो इसका धनात्मक उत्प्रेरक तरह कार्य करता है। आयरन की अनुपस्थिति में अपन आयरन ऑक्साइड के रूप में भी आयरन ऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगला उदाहरण देख सकते हैं अपन, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण में सीसा कक्ष विधि से सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का निर्माण वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। जैसे क्या है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इसमें अपन को कैसे उत्प्रेरक का प्रकार नहीं पूछेंगे, अपन को पूछेंगे कि विशेषित किसी पदार्थ के निर्माण की विधि में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक कौन सा प्रयुक्त होता है उसमें पूछेंगे। जैसे कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, तो अपन का आंसर होगा आयरन,
ठोसी आयरन, या अपन कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड। और ये कौन सी विधि है? सीसा कक्ष विधि। किसके? सल्फर ट्राइऑक्साइड निर्माण की सीसा कक्ष विधि। और अगला उदाहरण अपन देख सकते हैं, इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिक्कन विधि से बनाया जाए तो उसमें जो उत्प्रेरक है वो क्लोरीन है जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जैसे क्लोरीन, ये कौन सी? डिक्कन विधि में। डिक्कन विधि, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें अपन देख सकते हैं कि अलग अलग विधियों द्वारा एक ही पदार्थ सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है और अलग अलग विधि में उत्प्रेरक है जो अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे सीसा कक्ष विधि में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का निर्माण, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, और डिक्कन विधि में जो क्लोरीन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला उदाहरण अपन देख सकते हैं एथीन का अपसैन या हाइड्रोजनीकरण या संतृप्तिकरण, यानी कि ये क्या है? एथीन, एथीन का हाइड्रोजनीकरण या अपसैन। इसमें इसके अपसैन या हाइड्रोजनीकरण से एथेन का निर्माण होगा। किसका? एथेन का। और इसमें जो उत्प्रेरक काम लिया जाता है वो लिया जाता है निकल, निकल की अनुपस्थिति में प्लेटिनियम या पैलेडियम। Na का मतलब निकल, प्लेटिनियम मतलब Pt का मतलब प्लेटिनियम, और Pd का मतलब पैलेडियम। इसे एथीन का संतृप्तिकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अवस्था डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली होती है उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। क्या कहते हैं? असंतृप्त। इस असंतृप्त एथीन से एथेन का निर्माण यानी कि सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? संतृप्त। इस अवस्था को क्या कहते हैं? संतृप्त। तो इस कारण इसे एथीन का संतृप्तिकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण या एथेन का अपसैन। इसमें अपन को पूछा जाए कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, तो निकल, प्लेटिनियम या पैलेडियम। ज्यादातर तो निकल का ही उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और ज्यादातर इसी का ही एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ये अगर ऑप्शन में नहीं हो, प्लेटिनियम या पैलेडियम, इन दोनों में से कोई जो ऑप्शन में दे रखा हो, तो अपन को ऑप्शन के हिसाब से प्लेटिनियम या पैलेडियम लगाना होता है। और इसमें जो हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का योग हो रहा है इसलिए हाइड्रोजनीकरण कहा गया, और अपसैन मतलब अपसैन का क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एथीन का क्या हो रहा है? अपसैन हो रहा है, तो एथीन का अपक्षयीकरण। ये क्या है? एथीन का हाइड्रोजनीकरण, या कह सकते हैं अपसैन, या एथीन का संतृप्तिकरण। और अगला उदाहरण देख सकते हैं अपन, वनस्पति घी से वनस्पति तेल का निर्माण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। इसमें भी जो उत्प्रेरक है निकल, प्लेटिनियम या पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है? निकल, प्लेटिनियम या पैलेडियम। अगला उदाहरण है या अगला उत्प्रेरक का प्रकार है ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा? ऋणात्मक उत्प्रेरक या नेगेटिव कैटालिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक से तात्पर्य है ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे। धनात्मक उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज कर रहा था,
लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। अभिक्रिया के वेग को या दर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, वे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण की में ग्लिसरीन या गैल्फ्रोल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो क्या होता है, इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण की विधि को या निर्माण की क्रिया को कम कर देता है। जैसे ग्लिसरीन, ये जो क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और H2O2 ये क्या है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जुड़कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं, तो इस दिशा में होता है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसी दिशा में जब होता है, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन अलग अलग करके लेना होता है, तो क्या होता है कि ये अभिक्रिया तेज होने के कारण अपन इनको अलग नहीं कर सकते। इस कारण इसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है, जो कि एक ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और इस अभिक्रिया की गति को कम कर देता है। इस कारण ये ग्लिसरीन है जो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला है स्वतः उत्प्रेरक, ऐसा उत्प्रेरक जिसमें क्रियाकारक उत्पाद क्रियाकारक या उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, तो उसे क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक या अभिकारक या उत्पाद जो है स्वयं ही क्या करे, उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, तो उसे क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं, तो ऐसी समय क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल होता है वो स्वयं ही उत्पाद की तरह कार्य करता है। उदाहरण एसिटिक अम्ल का निर्माण CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH3 COOS C2H5, ये क्या कहलाता है, एसिटिक अम्ल। इसमें क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में है ना, ये एसिटिक अम्ल स्वयं ही कार्य करने लग जाता है, इस कारण यह स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। अगला है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, इस जैव उत्प्रेरक को अपन एंजाइम भी कहते हैं। जैव उत्प्रेरक से तात्पर्य है कि जीवों के शरीर में होने वाली सभी उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, जिसमें एंजाइम है जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, वह जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे लाइपेज है, लाइपेज है जो वसा के पाचन में प्रयुक्त होता है, जो कि क्या होता है, लाइपेज की उपस्थिति में वसा का पाचन जो जल्दी जल्दी हो जाता है, यहाँ तो लाइपेज भी एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एमाइलेज है, इन्वर्टेज है, जाइमेज है। जैसे जाइमेज यीस्ट में पाया जाता है, जो उसके पाचन में तेजी कर देता है, यानी कि पाचन को जल्दी जल्दी कर देता है। आदि एंजाइम है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे लाइपेज, एमाइलेज। एमाइलेज होता है जो लार में पाया जाता है और ये स्टार्च के पाचन में प्रयुक्त होता है। लाइपेज, एमाइलेज, इन्वर्टेज, जाइमेज आदि सभी एंजाइम
जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अगली हेडिंग डालिए उत्प्रेरकों के गुण। उत्प्रेरकों के गुण। उत्प्रेरक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो क्या स्वयं तो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग तो लेता है परंतु स्वयं में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अभिक्रिया के वेग में परिवर्तित कर देता है। और उत्प्रेरक होता है तो एक विशिष्ट प्रकृति का होता है, यानी कि एक विशेष अभिक्रिया में या उसके निर्माण की विधि में अलग उत्प्रेरक का एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही काम करता है। जैसे अपन ने यहाँ देखा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की डिक्कन विधि में अलग उत्प्रेरक काम कर रहा था, सीसा कक्ष विधि में अलग उत्प्रेरक काम कर रहा था, यानी कि उत्प्रेरक एक विशिष्ट प्रकृति का होता है। और अगला है उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है, यानी कि जितनी गति से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उतनी गति से अभिक्रिया के वेग को कम करता है। और उत्प्रेरक का जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होगा। इसी कारण अपन देखते हैं कि उत्प्रेरक के रूप में ज्यादातर जो सुरण के रूप में कार्य काम में लेते हैं, क्योंकि जो सुरण अवस्था होता है उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है ज्यादा होती है, यानी कि अधिकतम होती है। और उत्प्रेरक होते हैं जो क्या है एक विशिष्ट ताप पर या एक निश्चित ताप पर अपनी उच्चतम सीमा तक कार्य करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद अगर अपन कितना भी ताप दे तो वो अपनी क्रियाशीलता उतनी ही रखेंगे, उसकी क्रियाशीलता में या कार्य करने की गति में स्पीड नहीं आएगी। और उत्प्रेरक होते हैं जो क्या होते हैं अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते लेकिन उसके वेग को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि कम या ज्यादा कर सकते हैं लेकिन प्रारंभ नहीं कर सकते। जैसे अपन देख सकते हैं कि कोई अभिक्रिया है जो 3 घंटों में होने शुरू होने वाली है, तो इसमें अपन अगर उत्प्रेरक की मात्रा को बढ़ा देंगे, ज्यादा डाल देंगे, फिर भी वो 3 घंटों से ही शुरू होगी, 3 घंटे से पहले शुरू नहीं होगी। लेकिन अगर शुरू होने के बाद है जो अगर उसमें उत्प्रेरक की थोड़ी भी मात्रा को कम ज्यादा करें तो उसमें वेग में परिवर्तित हो सकती होने की संभावना रहती है, लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि दूध से दही के निर्माण में अपन जामन के रूप में सास जो लैक्टोबैसिलस होता है वो उसमें दूध से दही बनाने में कार्य करता है। अगर सास की मात्रा थोड़ी ज्यादा डाल देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो दूध है जो 4 घंटों में बनना है तो वो 2 घंटे में बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को तो परिवर्तित कर सकता है लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। तो अपन ने पढ़े हैं उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुण पहला पढ़ा उत्प्रेरक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। अगला पढ़ा ये यानी कि उत्प्रेरक उत्क्रमणी अभिक्रिया में समान रूप से कार्य करता है, यानी कि दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। उत्क्रमणी अभिक्रिया में दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्य करते हैं। अगला पढ़ा ये एक निश्चित ताप पर अपनी उच्चतम अनुकूलन ताप की अवस्था में आ जाते हैं। अगला पढ़ा था अपने उत्प्रेरक है जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और ये उत्प्रेरक के रूप में ज्यादातर काम में लिए जाते हैं। ये डी ब्लॉक तत्व कोष्टक लिख दीजिए संक्रमण तत्व।
उत्प्रेरक के रूप में ज्यादातर प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व होता है, जो अंतिम डी कक्षक होता है वो खाली रहता है। इस कारण ये क्रियाशील अवस्था में होता है और संक्रमण तत्व कहलाते हैं और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और जो उत्प्रेरक होते हैं ये संकीर्ण ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक निर्माण की या उत्प्रेरक की क्रियाविधि है उसे क्या कहते हैं और वो कितने प्रकार की होती है, उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं, अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है आदि उत्प्रेरक के बारे में आपने पढ़ा है। और आज के लिए इतना ही। इससे आगे वाली अगली यूनिट अपन आने वाली अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो पिछली क्लासों में पढ़ा उसे रिवीजन करता रहे और पढ़ते रहें। धन्यवाद।